नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी पर। मैं हूं आपका दोस्त और नॉलेज का साथी अनुराग सिंह। दोस्तों, एसीएलएस के पिछले सीरीज़ में हमने इस बात पर चर्चा करी कि वो कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशंस पे बढ़ावा दे सकती हैं। हमने पिछले सीरीज़ में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में विशेष तौर से जाना और हमने उसके मैनेजमेंट के बारे में जाना कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को किस तरीके से एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कंडीशन को मैनेज करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम सेकंड कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है एक्यूट स्ट्रोक। आइए दोस्तों, अब हम एक्यूट स्ट्रोक के बारे में जानेंगे। एक एसीएलएस प्रोवाइडर का ये दायित्व होता है कि वो आइडेंटिफिकेशन और इनिशियल मैनेजमेंट एक्यूट स्ट्रोक वाले पेशेंट का कर सके। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आउट ऑफ हॉस्पिटल अगर एक्यूट स्ट्रोक की कंडीशन उत्पन्न हो तो ऐसी कंडीशन में एक इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम में काम करने वाले और एक एसीएलएस प्रोवाइडर को किन किन बातों का फोकस करना चाहिए। एक्यूट स्ट्रोक केयर का फोकस ओनली क्रिटिकल इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम के असेसमेंट और उनके एक्शन प्लान पर आधारित होता है। इसमें मुख्यतः विशेष बातों का ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला, हमें असेस करना चाहिए विक्टिम के एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन पैटर्न को, और उसके आधार पर अगर विक्टिम को ऑक्सीजन की नीड है तो वो इंटरवेंट करना चाहिए। दूसरा, हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द इनिशियल स्ट्रोक प्रोटोकॉल मैनेजमेंट को अपनाएं। हमें विक्टिम के फिज़िकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना चाहिए और साथ ही साथ उसके फिज़िकल एग्जामिनेशन को वैलिडेट करना चाहिए और प्री हॉस्पिटल स्ट्रोक स्क्रीनिंग को आधार पर रख कर स्ट्रोक की सीवियरिटी को जज करना चाहिए। हमें उसके टाइम के एस्टैब्लिशमेंट को ध्यान में रखते हुए उसके सिम्टम्स के ऑनसेट को भी परखना चाहिए, जैसे कि विक्टिम को लास्ट सिम्टम कब आया और वो लास्ट नॉर्मल कंडीशन में कब देखा गया। हमें ट्रायज सिस्टम को भी अपनाना चाहिए ताकि हम एक एप्रोप्रिएट स्ट्रोक सेंटर तक पेशेंट को पहुंचा सकें। हमें विक्टिम के ग्लूकोज लेवल को भी चेक करना चाहिए। अगर विक्टिम का ग्लूकोज लेवल लो है तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। हमें प्री हॉस्पिटल नोटिफिकेशन पर भी फोकस करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हम पूरी तरीके से वैलिडेट कर लेते हैं इस कंडीशन को कि ये एक्यूट स्ट्रोक की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हमें नियर बाय के प्री हॉस्पिटल में एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि हम विक्टिम को लेके कब अराइव होंगे और हम कैसे अपने विक्टिम को ट्रांसपोर्ट कर सकें ब्रेन इमेजिंग के लिए। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर एक्यूट स्ट्रोक की कंडीशन हॉस्पिटल में हो तो ऐसी कंडीशन में एक एसीएलएस प्रोवाइडर को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन हॉस्पिटल में अगर एक्यूट स्ट्रोक होता है तो हमें पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर ब्रेन इमेजिंग सूट्स में ले जाना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइन के हिसाब से पेशेंट को सीधे ब्रेन इमेजिंग के लिए ले जाना चाहिए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट को बाईपास कर देना चाहिए कि हम इमीडिएट जनरल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पेशेंट का कर सकें। इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूर चाहिए। हमें इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम के नोटिफिकेशन के आधार पर ट्रांसफ़र तुरंत बाद स्ट्रोक टीम को एक्टिवेट कर देना चाहिए। हमें पेशेंट के एमरजेंट सीटी स्कैन और एमआरआई ऑफ ब्रेन हॉस्पिटल में आते ही करवा देना चाहिए। स्ट्रोक टीम को तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम के आते ही पेशेंट रिसीव करना चाहिए।
तीसरा, आईवी एक्सेस और लेबोरेटरी असेसमेंट के लिए तुरंत तैयारी करनी चाहिए। पेशेंट का ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए और उसके उपचार और उसके आइडेंटिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए। हमें पेशेंट की हिस्ट्री, मेडिकेशन और उसके मेडिकल प्रोसीजर को ध्यान में रखकर रिव्यू करना चाहिए। हमें इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि टाइम ऑफ सिम्टम ऑनसेट कब था और लास्ट पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में कब दिखाई गया, इस बात का भी हमें जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक एक जनरल टर्म है जिसको हम एक्यूट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब है इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन। ऐसी कंडीशन में जब ब्लड सप्लाई का इंटरप्शन हो और वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन में हो, जिसकी वजह से ब्रेन में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना पहुंचे, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रोक की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन से मेजर टाइप ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं। मुख्यतः 2 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक 87% इंसिडेंस इस्चेमिक स्ट्रोक के ही पाए जाते हैं। ये मुख्यतः ऑक्लूजन ऑफ आर्टरी एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ ब्रेन में होता है, जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी में दूसरा टाइप है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक का मतलब है जब कोई ब्लड वेसल्स जो ब्रेन में ब्लड पहुंचाने का काम करती है सडनली रप्चर हो जाए या उसके सराउंडिंग टिश्यू रप्चर हो जाए, ऐसी कंडीशन में हेमोरेजिक स्ट्रोक की स्थिति उत्पन्न होती है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में फाइब्रोनेलिटिक थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है और ऐसी कंडीशन में हमें एंटीकोगुलेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम स्ट्रोक चेन ऑफ सर्वाइवल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले रैपिड रिकॉग्निशन होना चाहिए। एक इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को जब वो किसी विक्टिम को आइडेंटिफाई कर रहा हो तो उसे विक्टिम के रिएक्शन ऑफ स्ट्रोक्स और उसके वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानना आवश्यक है। दूसरा, जितना जल्द से जल्द हो सके इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को डिस्पैच करना चाहिए। तीसरा, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रोक के आधार पर ट्राइज सिस्टम को अपनाएं और ट्रांसपोर्ट जल्द से जल्द विक्टिम को करें। ऐसे में हमें प्री हॉस्पिटल नोटिफिकेशन भी करना चाहिए और हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि रिसीविंग हॉस्पिटल उस विक्टिम को लेने के लिए रेडी है या नहीं। चौथा, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि रैपिड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल हो। ये थे स्ट्रोक चेन ऑफ सर्वाइवल। आइए दोस्तों, अब हम कुछ विशेष स्ट्रोक केयर के कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे कि एक मेडिकल लाइन में रहने वाले पर्सन को या हेल्थ केयर पर्सनल को स्ट्रोक केयर देते वक्त किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन विशेष बातों को चर्चा करते वक्त हम 8D को फॉलो करेंगे। सबसे पहला D, जिसका मतलब है डिटेक्शन। डिटेक्शन रैपिड रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रोक के साइन और सिम्टम्स का। दूसरा D का मतलब है डिस्पैच, यानी कि हमें विक्टिम को जल्द से जल्द डिस्पैच करना चाहिए उस प्राइमरी लोकेशन से हॉस्पिटल की तरफ। इसके लिए हमें अर्ली एक्टिवेशन एंड डिस्पैच ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम बाय फोनिंग के आधार पर या लोकल इमरजेंसी नंबर के आधार पर करना चाहिए। तीसरा D का मतलब है डिलीवरी। इसमें हमें रैपिड इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम के स्ट्रोक आइडेंटिफिकेशन के आधार पर उसका मैनेजमेंट,
ट्राइज के आधार पर ट्रांसपोर्ट और प्री हॉस्पिटल नोटिफिकेशन देना ज़रूरी है। चौथे डी का मतलब है डोर, यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इमेजिंग सूट ट्राइज के आधार पर इमीडिएट असेसमेंट करके स्ट्रोक टीम तैयार रहे और डोर पर रिसीव करने के लिए रेडी रहे। नेक्स्ट डी का मतलब है डाटा। रैपिड क्लिनिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए और लेबोरेटरी टेस्टिंग और ब्रेन इमेजिंग के आधार पर हमें अपने डाटा को कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम विक्टिम की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट डी का मतलब है डिसीजन। स्ट्रोक टीम को एस्टैब्लिश करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द डायग्नोस कर सके विक्टिम की कंडीशन को और डिटरमाइन कर सके कि क्या ऑप्टिमल थेरेपी ऑफ सिलेक्शन हमें देना है। नेक्स्ट डी का मतलब है ड्रग और डिवाइस। ऐसी कंडीशन में हमें फाइब्रोनेलेटिक थेरेपी का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। लास्ट डी का मतलब है डिस्पोजिशन। ऐसी कंडीशन में हमें रैपिड एडमिशन ऑफ द स्ट्रोक यूनिट में विक्टिम को भेजना चाहिए और उसे क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी कंडीशन के आधार पर तुरंत ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये थे कुछ मुख्य 8D के स्ट्रोक केयर। आइए दोस्तों, अब हम स्ट्रोक के एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि विक्टिम के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें स्ट्रोक का इशारा कर रहे हैं। दूसरा, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि अगर हमें प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स स्ट्रोक का मिल रहा हो तो हमें तुरंत एक्टिवेट करना चाहिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम को। क्रिटिकल इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम के असेसमेंट और उसके एक्शन के आधार पर हमें कुछ मुख्य बातों पे फोकस करना चाहिए, जैसा कि हमें असेस करना चाहिए एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को, और अगर विक्टिम को ऑक्सीजन की नीड हो तो ऑक्सीजन सप्लाई देना चाहिए। हमें इनिशियल स्ट्रोक प्रोटोकॉल को भी अपनाना चाहिए। साथ ही साथ हमें विक्टिम के फिजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना चाहिए। हमें उसके एग्जामिनेशन को वैलिडेट करके प्री हॉस्पिटल स्ट्रोक स्क्रीन भी तुरंत कर लेनी चाहिए और स्ट्रोक की सीवियरिटी टूल को ध्यान में रखते हुए उसका जजमेंट करना चाहिए। हमें सिम्टम्स के ऑनसेट ऑफ टाइम को ध्यान रखना चाहिए कि वो लास्ट कब हुआ और उसके नॉर्मल कंडीशन विक्टिम की कब थी। हमें ट्राइज सिस्टम को अपना के मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रोक सेंटर तक विक्टिम को पहुंचाना चाहिए। हमें इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि विक्टिम का ग्लूकोज लेवल कैसा है और अगर उसको ट्रीट करना पड़े तो हमें ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करना चाहिए। हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम प्री हॉस्पिटल नोटिफिकेशन दें जब हम विक्टिम को लेके किसी हॉस्पिटल में पहुँचें। साथ ही साथ उसको तुरंत से तुरंत हम ट्रांसपोर्ट कर सकें ब्रेन इमेजिंग सेंटर्स में। तीसरा, जब विक्टिम हॉस्पिटल में अराइव हो जाए तो हमें या तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर ब्रेन इमेजिंग एरियाज़ में ले जाना चाहिए ताकि हम विक्टिम के इमीडिएट जनरल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट तुरंत कर सकें। हमें एक्टिवेट कर देना चाहिए स्ट्रोक टीम को और हमें तुरंत प्रिपेयर होना चाहिए एमरजेंट सीटी स्कैन और एमआरआई ऑफ ब्रेन के लिए। स्ट्रोक टीम को इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम के अराइवल पर तुरंत तैयार होना चाहिए और असेस करना चाहिए एबीसी को और ऑक्सीजन को सप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रोक टीम को आईवी एक्सेस और लेबोरेटरी असेसमेंट को भी परफॉर्म करना चाहिए ताकि उसके पास डाटा कलेक्ट हो सके। उसे विक्टिम का ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए और
अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो तुरंत उसको ट्रीट करें। हमें रिव्यू भी करना चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री को, उसके मेडिकेशन को और उसके मेडिकल प्रोसीजर्स को। हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए विक्टिम के टाइम ऑफ सिम्टम्स ऑनसेट पर और लास्ट कब विक्टिम नॉर्मल कंडीशन में था, इस बात का भी पता लगाना चाहिए। हमें फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर, NIH स्ट्रोक स्केल के आधार पर हमें ये असेसमेंट कर लेना चाहिए कि ये स्ट्रोक की कौन सी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में हमें ये पता कर लेना चाहिए कि क्या विक्टिम को कोई हैमरेज है। अगर विक्टिम को कोई हैमरेज है तो ऐसी स्थिति में हमें इनिशियल इंट्राक्रैनियल हैमरेज प्रोटोकॉल को अपनाना चाहिए। अगर विक्टिम को कोई हैमरेज नहीं है तो हमें तुरंत कंसिडर करना चाहिए एल्टीप्लेस मेडिकेशन को। बात का पता करना चाहिए कि क्या उस विक्टिम को एल्टीप्लेस एडमिनिस्टर्ड करना है या नहीं। अगर एडमिनिस्टर्ड करना है तो ऐसी कंडीशन में हम एडमिनिस्टर्ड करें एल्टीप्लेस को। दोस्तों, एल्टीप्लेस एक थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन होता है जो यूज़ किया जाता है एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक कंडीशन में। साथ ही साथ हमें कंसिडर करना चाहिए EVT को। EVT कैंडिडेट्स में 2 तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर EVT कैंडिडेट को देना है तो ऐसी कंडीशन में हमें रैपिडली ट्रांसपोर्ट करना चाहिए विक्टिम को कैथ लैब और ट्रांसफ़र करना चाहिए EVT कैपेबल सेंटर पे। साथ ही साथ हमें एडमिट करना चाहिए उसे न्यूरोलॉजिकल ICUs में। अगर उस विक्टिम को EVT की ज़रूरत नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत विक्टिम को एडमिट करना चाहिए स्ट्रोक यूनिट और न्यूरोलॉजिकल ICU में और ट्रांसफ़र करना चाहिए हायर लेवल ऑफ केयर के लिए। ये दोस्तों, अब हम स्ट्रोक के कुछ वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला है सडन वीकनेस, नमनेस ऑफ द फेस, आर्म और लेग, स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। सेकंड, बात करने में दिक्कत आना और बातों को समझने में दिक्कत आना। थर्ड, सडन ट्रबलिंग इन वन और बोथ आइज। फोर्थ, विक्टिम को चलने में दिक्कत आना। फिफ्थ, डिजनेस या लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होना। सिक्स्थ, सडन सीवियर हेडेक होना और विदाउट एनी कॉज के। सेवेंथ, सडन कन्फ्यूजन क्रिएट होना। तो दोस्तों, ये थे वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हमारे ACLS के आने वाले और नए टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।